नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 सात की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। राजधानी रायपुर में आधी रात को निमोरा अभनपुर रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में पति पत्नी समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते समय सामने से आ रही ऑल्टो कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पेड़ और ट्रक में जाकर फंस गई, जिसमें सवार पति पत्नी कई घंटे फंसे रहे, जिन्हें कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 12:30 बजे रायपुर अभनपुर रोड पर निमोरा तिराहे पर सड़क हादसे में ऑल्टो कार सवार पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ ढाबे से खाना खाकर अपने घर रायपुर लौट रहे थे। तभी निमोरा तिराहे के पास रायपुर से जगदलपुर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते हुए ऑल्टो कार को अपनी चपेट में ले लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन जैदी से। तहसीन, आधी रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ ताजा अपडेट? आकांक्षा, देखिए, ये जो दर्दनाक हादसा जो हुआ है वो निमोरा तिराहे का बताया जा रहा है, जो रायपुर अभनपुर रोड पे स्थित है। और ये बताया जा रहा है कि पिछले 4 से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो मौके पे पुलिस की टीम, रांची थाना पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी वहां पहुंचे थे, क्रेन और जेसीबी मशीन लेके, वहां पे कड़ी मशक्कत के बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद उनको पति पत्नी जो अल्टो कार में फंसे थे उनको सकुशल निकाल लिया गया है। हालांकि उनकी हालत अभी गंभीर है, क्योंकि दोनों पैरों में चोट है और निचले हिस्से में, और अभी उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसमें 2 बच्चे भी उसमें सवार थे, जिनको शुरुआती दौर में ही पुलिस की जो टीम पहुंची थी उसको सकुशल निकाल के घर रवाना करवा दिया था। ये बताया जा रहा है कि ये जो इस कार में जो सवार थे दंपत्ति, वो रायपुरा निवासी हैं और मंत्रालय में IT विभाग में पदस्थ है। इनका नाम जो आया है आशुतोष योगी। ये बताया जा रहा है कि ये अपने 2 बच्चों के साथ और पत्नी के साथ डिनर करके देर रात ढाबे से वापस रायपुर लौट रहे थे। तभी ये ओवरटेक करते हुए जो एक आंध्र प्रदेश का एक ट्रक था वो ओवरटेक करने के चक्कर में इनको दबा दिया है, और ऐसा दबाया है कि पेड़ और ट्रक के बीच में वहां फंसे, जिससे वहां काफी देर तक ये लोग फंसे रहे दंपत्ति। और उसके बाद वो ट्रक चालक जो है मौके से फरार हो गया। और फिलहाल अभी जो पुलिस ने सभी लोगों को सकुशल निकालकर अस्पताल पहुंचाया है, और जो ट्रक चालक है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर ये ट्रक को जब्त कर लिया। लेकिन एक ये दर्दनाक हादसा राजधानी रायपुर में सामने आया है देर रात ही। तहसीन, क्या ट्रक मालिक के बारे में कुछ जानकारी लग पाई है या ट्रक चालक के बारे में कोई जानकारी? जिस तरीके से ये ट्रक जो है ये आंध्र प्रदेश जा रहा था, और इसमें ये जो किराने का सामान बताया जा रहा है कि किराने का सामान भरा हुआ था जो यहाँ से जा रहा था। और उसके बाद जब ये ट्रक हादसा हुआ है, जो ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ है, बताया जा रहा था कि एक ट्रक 2 ट्रक जो थे रायपुर से अभनपुर तरफ जा रहे थे, तभी ओवरटेक करने के चक्कर में इनको दबा दिया है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ये कार एकदम खड़ी हो चुकी थी, लेकिन ये ट्रक चालक जो था इतना तेज रफ्तार में था कि आधा ट्रक निकल गया। उसके बाद इनको पेड़ और अपने ट्रक के बीच में बुरी तरह से फंसा लिया था। जी जी जी, शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। सब पब्लिक और पुलिस मिलकर आज पहली बार एक अच्छा कार्य किया है। दोनों को चपेट से निकाल कर बचाया गया और सुरक्षित जो है हालत में, जिनका नाम आशुतोष योगी है और पिंकी योगी रायपुरा के रहने वाले हैं, है ना। और ये तेज़ गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट किया गया है, जिसमें अभी सुरक्षित निकाला गया है, उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अगली बड़ी खबर भी सड़क हादसे से ही जुड़ी हुई है। बलौदाबाजार से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई है। कसडोल के सेल गांव मोड़ के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तो थोड़ी देर पहले हम आपको रायपुर की तस्वीरें दिखा रहे थे और अब बलौदाबाजार में हादसे में 2 की मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुनील से। सुनील, कैसे हुआ ये दर्दनाक सड़क हादसा? देखिए, देर रात की घटना है और जो सलिया थाना के अंतर्गत गांव के ये दोनों निवासी बता रहे हैं, और ये दोनों तिल्ला
कि किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। कंपनी से काम करके अपने स्कूटी से सवार होकर दोनों अपने घर सलिया लौट रहे थे। इसी दरमियान किसी अज्ञात वाहन ने बहुत तेज टक्कर इन दोनों को मारी है। एक की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और एक के इलाज में हॉस्पिटल लाते तक अपना दम तोड़ दिया। यहाँ पर गजडोल पुलिस रात से ही पहुंची हुई थी और दोनों के बॉडी को शिनाख्त करने के बाद उनके परिजनों को बुलाया गया। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को जो बॉडी है वो दिया जाएगा। अभी अज्ञात वाहन की जांच लगातार जारी है कि चारों तरफ नाकाबंदी करके अज्ञात वाहन के बारे में पतासाजी की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया सुनील पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। दंतेवाड़ा और कोंडागांव को आज सीएम भूपेश बघेल सौगात देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि करीब 437 करोड़ 63 लाख रुपए के 785 विकास कार्यों की इन दोनों ही जिलों को सौगात मिलने वाली है। दंतेवाड़ा में 340 करोड़ 71 लाख रुपए के 657 विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी, तो वहीं कोंडागांव में 196 करोड़ 92 लाख रुपए के 128 विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। और इसी के साथ लाभार्थियों से सीएम भूपेश बघेल संवाद भी करने वाले हैं और सीएम हाउस से सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़ेंगे। तो रोजाना 2 जिलों को सौगात दी जा रही है सीएम भूपेश बघेल के द्वारा और आज इसी सिलसिले में कोंडागांव और दंतेवाड़ा को सौगात मिलने वाली है। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, आज बीजेपी की मैराथन बैठक होने वाली है। प्रदेश कार्यालय में दिन भर आज कोर कमेटी की बैठक चलेगी और इसके साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक होगी। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। सरकार को कैसे घेरना है इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। सेमी वर्चुअल तरीके से ये प्रदेश कार्यालय की बैठक संपन्न की जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है। रायपुर से हमारी सहयोगी प्रिया जुड़ी है हमारे साथ और भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले प्रिया आपकी तरफ रुख करते हैं, बताइए आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में, आम खबरें और इसके साथ बड़ी सियासी घटनाक्रम। बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से अलग अलग जिलों को सौगात दे रहे हैं आकांक्षा, उसी क्रम में आज कोंडागांव और दंतेवाड़ा की बारी है। आज इन जिलों को सौगात दी जाएगी। लगभग 400 करोड़ से अधिक की सौगात इन जिलों को दी जाएगी और यहाँ पर लगभग 700 से अधिक विकास कार्यों की भूमि पूजन और किया जाएगा। लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सौगात दे रहे हैं और इसी क्रम में आज इन दोनों जिलों को सौगात दिया जाना है। दंतेवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ के व्यापारियों को विस्थापन कर उनके दुकान निर्माण की सौगात दी जाएगी। कोरकुंडा, नकुलनार और बारसूर में इंडोर स्टेडियम बनाने जा रही है सरकार। इसके अलावा जो नक्सल प्रभावित परिवार हैं उनके लिए जो महेंद्र कर्मा, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा हैं, उनके नाम से कॉलोनी बनाकर इन परिवारों के लिए रहने की व्यवस्था की जा रही है। उसके ऊपर डंकनी नदी के ऊपर लगभग 2 करोड़ के घाट बनाया जा रहा है। तो ये तमाम जो विकास कार्य के सौगात है ये इन जिलों को मिलने वाले हैं। 31 जनवरी 2020-21 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर थे और उस समय उन्होंने इन विकास कार्यों का वादा किया था। क्योंकि कोरोना का समय था इसलिए वो दोबारा जा नहीं पाए और इन कार्यों की शुरुआत जो है वो नहीं हो पाई। अब इसे वर्चुअल तरीके से आज दोपहर 12 बजे इन कार्यों की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बहुत अहम बैठक है, मैराथन बैठक चलेगी। सुबह 9 बजे से बैठक चलेगी और इस बैठक में राष्ट्रीय सह प्रभारी शिव प्रसाद शामिल होंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी अब 2023 के मिशन 2023 पर फोकस कर रही है क्योंकि चुनाव होने हैं। और अगर बीते चुनाव की बात करें, साल 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बड़ी वजह यही है बीजेपी के हार की कि उनके कार्यकर्ता रिचार्ज नहीं थे। और अब यही काम करने में बीजेपी जो है वह लग गई है कि पहले कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए, सरकार को किस तरीके से घेरना है इसके लिए क्रमबद्ध योजनाएं बनाई जाए और इसी सब बातों को लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अभी 2 दिवसीय दिल्ली
दौरे पर जा रहे हैं वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा, उनके साथ उस बैठक में शामिल होंगे। उसमें जितने भी उपाध्यक्ष हैं सभी को बुलाया गया है। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ अहम नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वहां पर भी छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। इस वक्त ये कह सकते हैं कि बीजेपी का पूरा फोकस मिशन 2023 पर है और इसको लेकर ही वहां पर भी चर्चा की जाने की संभावनाएं हैं कि प्रदेश में किस तरीके से अब सत्ता के खिलाफ माहौल बनाया जाए, किस तरीके से एक रणनीति तैयार की जाए, किस तरीके से योजनाएं तैयार की जाए ताकि सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने वादे तो किए हैं, वादे पूरे नहीं किए हैं। तो इनको भी लेकर कि कितने वादे थे, अब तक कितने वादे पूरे किए गए हैं, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और एक क्रमबद्ध योजना बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये तमाम खबरें हैं आकांक्षा, जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। जी प्रिया, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भोपाल से नीलम भी बनी हुई है। नीलम, आप भी जानकारी दीजिए, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, कोरोना के ताजे आंकड़े क्या कह रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति रहेगी। इसके साथ ही बड़ी सियासी हलचल आज मध्य प्रदेश में कौन सी रहने वाली है? जी बिल्कुल, यदि मध्य प्रदेश में सबसे पहले बड़ी सियासी हलचलों की बात करें तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बैठकों का दौर जो है वो दिन भर चलने वाला है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, MP, MLA को जो है ट्रेनिंग के लिए आज एक बैठक की जाने वाली है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी शामिल होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लगभग दिन भर ये बैठक चलने वाली है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य है, आगे कोरोना की क्या स्थिति रहेगी, MP, MLA को किस तरीके से आगे अपनी रणनीति अपनाना है, इसे लेकर के एक बड़ी बैठक जो है आज दिन भर प्रदेश कार्यालय में चलने वाली है, जिसमें सभी बीजेपी के बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ 21 जून यानी कि कल के दिन जो महा वैक्सीनेशन अभियान प्रदेश भर में चलाया जाना है, जिसका लक्ष्य 10 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन किया जाना है, इसकी पूरी रणनीति बनाना है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कल यह अभियान योग दिवस के दिन शुरू किया जाना और काफी बड़ा टारगेट रखा गया है कि प्रदेश में एक दिन में 10 लाख का टीकाकरण किया जाए। इसके लिए सभी जिला क्राइसिस कमेटी को पहले से ही निर्देश दिए जा चुके थे। सभी SDM, नगर निगम की टीमें, जिला प्रशासन की टीमें, स्वास्थ्य महकमा सभी इस अभियान के लिए जुटे हुए हैं और इसी के चलते शनिवार को भी टीकाकरण नहीं किया गया था ताकि सोमवार के लिए पूरी तैयारियां की जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है इस अभियान का उद्घाटन करेंगे और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस वैक्सीनेशन अभियान में भाग ले और वैक्सीन की बर्बादी ना हो, जो टारगेट रखा गया है वो पूरा किया जाए। इसके साथ ही साथ यदि हम मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बात करें तो रफ्तार जो है काफी धीमी हो गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान भी 110 मामले ही सामने आए थे। हालांकि मौत के जो आंकड़े हैं वो भी अभी हमें 25 से लेकर 35 के बीच में मिल रहे हैं, जिसे कम करना अभी विभाग के लिए चिंता का विषय है क्योंकि गंभीर मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते मौत के आंकड़े बढ़े हुए मिल रहे हैं। वहीं ब्लैक फंगस के मामलों में अभी राहत नहीं देखने को मिल रही है, लगातार इसके भी मामले सामने आ रहे हैं और मरीजों की मौत भी दर्ज की जा रही है। तो कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस की स्थिति से निपटने के लिए लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जो रणनीति अपनाई गई है कि महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, उसे सफल बनाने के लिए जो है आज भी दिन भर बैठकों का दौर जो है जारी रहेगा। जी बिल्कुल नीलम, समझा सकता है कल से महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होनी है और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में योग के लिए एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी हम आपसे जरूर जानेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी जानकारी करेंगे। नारायणपुर की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सलियों की मौत हुई है। पुलिस ने इन्हें ढेर किया है और मुठभेड़ के बाद से घटनास्थल से 2 शव भी बरामद किए गए हैं और इसके साथ 2 राइफल और नक्सली सामान भी जब्त किया गया है। ओरछा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर नारायणपुर से आपको बता रहे हैं, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ अबूझमाड़ के जंगलों में हुई है और नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और इसके साथ राइफल के साथ ही नक्सली सामान भी बरामद किया गया है पुलिस द्वारा। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां युवती को गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया गया है और युवती के बाद जिस युवक ने युवती को गोली मारी थी उसने भी खुद को भी गोली मार ली और युवती के घर के अंदर घुसकर युवक ने गोली मारी है युवती को। युवक की मौत हो गई है और युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवती के परिजनों ने उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया है।
तो बड़ी खबर हम आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां एक युवती के ऊपर घर में घुसकर हमला किया गया, उसको गोली मारी गई और फिर जिस युवक ने गोली मारी थी उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? लड़की की हालत कैसी है अभी फिलहाल? देखिए, अभी जो युवती है उसकी हालत गंभीर बनी हुई, इलाज लगातार जारी है और पुलिस भी रात भर से इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले को लेकर। और पूरी तरीके से मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसमें कि जो मोहिनी नाम की युवती है उसके ऊपर इस युवक ने देर रात हमला किया था। वो घर पर ही बंदूक लेकर पहुंचा था और फिलहाल युवती की स्थिति गंभीर बनी है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस आगे इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की गई और कुछ आरोपियों को पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है, जिनके द्वारा इस युवक तक ये रिवॉल्वर पहुंचा था और पूरी आगे के मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। जी, शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छिमछिमा हनुमान मंदिर में एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, पूर्व राज्य मंत्री बाबूलाल मेवरा और कार्यकर्ताओं के साथ वो विजयपुर पैदल पहुंचे और उन्होंने हनुमान भगवान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अयोध्या में हुए जमीन खरीदी में करोड़ों के घोटाले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। आवेदन देते समय भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु पहुंचे, जहां हनुमान जी को राम मंदिर मामले में धनराशि का हिसाब रखने और संग्रहण धनराशि में हेराफेरी करने वालों को सजा देने के लिए लिखित ज्ञापन सौंपा गया है। 16 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इस घोटाले में एक घोटाले का रुपया उन्होंने नहीं कहा, ये सीधा उत्तर प्रदेश जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहां पार्टी खर्च करेगी और किसी तरह से धोखा दे करके और इन लोगों को फिर दोबारा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते उत्तर प्रदेश से। ये पैसे का उपयोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर रहे हैं। अब तक आपने इश्क में पड़े लोगों की कई अलग अलग कहानियां सुनी होगी, जिसमें ना तो उम्र की सीमा होती है, ना किसी प्रकार का बंधन होता है। मगर कोई इंसान अपनी पत्नी, बच्चों को छोड़कर किसी और के होने का इरादा बना ले तो इसे क्या कहेंगे? इंदौर में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक डॉक्टर को अपने बड़े बेटे के टीचर से इश्क हो गया। 50 साल के जितेंद्र दांगी शादी रचाने के लिए जा ही रहे थे कि पत्नी और 3 बच्चे मंडप में पहुंच गए। जमकर हंगामे के बीच शादी को रुकवाया गया। जितेंद्र का आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद की वजह से पत्नी और बच्चों ने शादी को रुकवाया है। इधर बच्चों का आरोप है कि वो 3 भाई बहन हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है जिसके भी बच्चे हैं। ऐसे में नाना बनने के बाद पिता 35 साल की महिला से शादी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। मेरे पापा हमसे बिना पूछे, ना मेरी मम्मी की परमिशन ना मेरी, और दूसरी शादी कर रहे हैं। कहाँ पर बेवाज गार्डन में हम समझाने गए थे तो उसने मम्मी के ऊपर हमला किया। कैसे लगा थी इनकी? ये मेरा जो बड़ा वाला भाई है उसको पढ़ाती थी, टीचर है वो। बच्चों को ही पढ़ाने के लिए वो महिला आती थी और उनसे प्रेम संबंध हो गए। उसके बाद उन्होंने उससे शादी के लिए आज यहाँ एकत्रित भी हुए थे परिजन, और शादी रुकवा दी गई है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। गरियाबंद जिले के देवभोग के फोकटपारा का एक परिवार बुरी तरह से आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ एक साथ गिर पड़ा। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। शारीरिक रूप से दिव्यांग हो चुके परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा है। तस्वीर देखकर ही आप परिवार की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। साल भर में ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिछले साल तक अभिराम मजदूरी करते थे, लेकिन बीमार हुए तो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। घर की सारी जिम्मेदारी पत्नी पर आ गई, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। 20 साल की बेटी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। घसीट कर वो अपना जीवन बिता रही है। परिवार को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली है। प्रशासन को परिवार के हालात की खबर तक नहीं है। परिवार ने फिलहाल अब मदद की गुहार लगाई है। सिंगरौली जिले में पुल के ऊपर से बह रहे पानी के बाद भी बस चालक ने 35 लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। सिंगरौली में 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। नेशनल हाईवे 39 सीधी से सिंगरौली जिले को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। यहां तेज बारिश के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन पुल पर से बस चालक बस को निकालकर यात्रियों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। जैसे ही बस आधे पुल के ऊपर पहुंचती है, बस में सवार लोगों की चीखें निकल जाती है। जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने IBC 24 की खबर का संज्ञान लेते हुए बस चालक पर कार्रवाई की बात कही है।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोगों की जान को आफत में डालने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, बल्कि जब अंधेरा होता है तब भी इस तरह का जो ड्राइवर है वो रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों को महाकाल मंदिर परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश करना भारी पड़ सकता है। बिना अनुमति ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर महाकाल मंदिर में दर्शन की व्यवस्था बनाई गई है। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गाइडलाइन बनाई गई है, जिसका पालन करना सभी भक्तों के लिए जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो महाकाल मंदिर की जो व्यवस्था है उसे और भी सख्त कर दिया गया है। बिना अनुमति अगर एंट्री की जाती है तो एंट्री करने वालों की खैर नहीं रहेगी। आपको बता दें, ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको उसके लिए बाकायदा ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी, और अगर आप बिना बुकिंग के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो फिर आपको भुगतना पड़ सकता है। काफी सख्त हो चुका है महाकाल मंदिर का प्रबंधन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।